सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम विटामिनों की बात कर रहे थे और वसा विलेय विटामिन, विटामिन ए, डी और ई की बात की थी। अब आगे बात करते हैं विटामिन के और जो जल में घुलनशील है विटामिन, उनकी बात करते हैं। आहार एवं पोषण बात कर रहे हैं हम, इसमें भी विटामिनों की इसमें भी हम विटामिन्स की बात कर रहे हैं और वसा विलेय विटामिनों में भी हम बात कर रहे थे विटामिन के की। विटामिन के वसा विलेय विटामिनों में अंतिम विटामिन जो हमें पढ़ना है। ये विटामिन कार्य की अगर बात करूं तो चोट लग जाने पर जो रक्त का थक्का जमता है, रक्त का थक्का जमने में कई पदार्थ हमें चाहिए होते हैं और उनमें से एक विटामिन के भी है। ये विटामिन के करता क्या है? हमारे लीवर में एक पदार्थ प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करवाने में सहायक होता है। ये प्रोथ्रोम्बिन जाकर जहाँ चोट लगी है वहाँ पर उस जगह पर रक्त का थक्का बनाता है। ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय रूप में बदल जाता है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन क्या करता है, फिर आगे फाइब्रिन का निर्माण करवाता है। और फाइब्रिन क्या है? चोट लगने पर जो रक्त का थक्का बना वही क्या है? फाइब्रिन है। आगे बात करते हैं, इस विटामिन के अन्य नाम देखें। अन्य नाम देखें इसके, अन्य नाम फिलोक्विनोन, नेप्टाक्विनोन, और भी मेनाक्विनोन और मेनाडाइयोन, ये इसी के नाम हैं। इसके अलग अलग रूप हैं, मेनाडाइयोन। और चूंकि एक बात जो भी मैंने बताई, इसका काम क्या था? चोट लगने पर रक्त के बहाव को रोकना, यानी रक्त का थक्का जमाना। तो रक्त का थक्का जमा रहा है, रक्त के बहाव को रोक रहा है। ये चोट लगने पर जो रक्त बहता है इसे हेमरेज कहते हैं। तो चूंकि ये हेमरेज को रोक रहा है, रक्त के बहाव को रोक रहा है, इसलिए इसे कह देते हैं एंटी हीमोरेजिक विटामिन। एंटी हीमोरेजिक विटामिन, ये विटामिन के एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं। हेमरेज यानी जो चोट लगने पर रक्त बहाना, उसे ही कहते हैं। ठीक है।
और आगे अन्य नाम के बाद इसके कार्य की बात करते हैं, जो अभी आपको बताया भी कार्य। चोट लगने पर बहते हुए रक्त या चोट लगने पर रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाने में सहायक। अच्छा, इसके स्रोत की बात करें तो पोषक पदार्थों से तो अभी बात करेंगे, साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना कि हमारी आंतों में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज है जो इस विटामिन के संश्लेषण में सहायता करते हैं। विटामिन के का निर्माण करने में सहायक है कुछ आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। लिख लेते हैं, पहले तो कमी देख लेते हैं, फिर इसके स्रोत भी लिख लेते हैं। कमी से लिख सकते हैं कि रक्त का थक्का बनना प्रभावित। भाई जो काम है वही नहीं होगा, और जो मैंने बताया ये करता क्या है, एक्चुअली ये लिवर में थ्रोम्बिन का निर्माण प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में लिख देता हूँ, ये लीवर में या यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। इस तरह से ये प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करके, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन जहाँ पर मेरे जैसे कहीं पर भी चोट लगी है वहाँ पर ये प्रोथ्रोम्बिन पहुँचता है, ये प्रोथ्रोम्बिन बदल जाता है फिर यहाँ पहुँचकर थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन आगे चलकर रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कमी के बाद स्रोत की बात कर लेते हैं। इसमें लिख सकते हैं स्रोत में व्हीट जर्म या व्हीट जर्म या गेहूं, अंकुरित गेहूं लिख सकते हैं, अंकुरित गेहूं। और भी जैसे मैंने बताया ना, आंतों इंटेस्टाइन्स, आंतों में बैक्टीरिया, इसका निर्माण करते हैं या इसका निर्माण करने में सहायक। ये बात की हमने विटामिन के की। विटामिन के की बात की जिसमें हमने इसके स्रोत देखे, इसकी कमी से रोग देखा, कार्य देखा और विटामिन के अन्य नाम देखे। विटामिन ए, डी, ई के चारों कंप्लीट जो कि वसा विलेय विटामिन थे। इनमें भी अब ध्यान देना, विटामिन ए, डी, ई के एक बार वापस जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। आंखों के लिए ए सही था, अच्छा था। रेटिनॉल एंटीजिरप्थेल्मिक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी की बात करूं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे त्वचा में इसका निर्माण होता है, जो कि हमारी आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन ई जो था जनन कार्यों के लिए आवश्यक था, युग्मक या गैमीट्स के निर्माण में सहायता कर रहा था। और विटामिन के की बात की,
अब इन तीन चारों विटामिनों में ध्यान रखना ये वसीय प्रकृति दर्शाते हैं और इनमें भी जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी कर क्या रहा है, अल्टीमेटली हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए। ये विटामिन डी क्या कर रहा है, आपकी आंतों में से कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाकर उनको ले जाकर किसको दे देता है या कहाँ तक पहुँचाने में सहायता कर रहा है, हड्डियों तक। दांत और हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। तो चूंकि ऐसा काम एक हार्मोन भी करता है जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जिसे कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं। तो चूंकि ये इस हार्मोन के जैसा ही कार्य कर रहा है, इसलिए इसे हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन डी को लिखते हैं जिसके लिए कि ये विटामिन डी हार्मोन के समान कार्य करता है, क्योंकि ऐसा कार्य करने वाला हार्मोन कौन था, कैल्सिटोनिन। तो वसा विलेय विटामिन कंप्लीट हो गए, उनमें एक पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, नोट के रूप में लिख लेते हैं। नोट के रूप में लिखवा देता हूं कि विटामिन डी हार्मोन के समान, हार्मोन कौन सा है वो भी लिख देते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन, या इसको केवल कैल्सिटोनिन भी बोल दो तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। थायरो तो इसलिए जोड़ दिया क्योंकि थायराइड ग्रंथि से निकल रहा है। विटामिन डी हार्मोन के समान कार्य करता है। ठीक है, बाकी ए डी के चारों पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं अपन जल विलेय विटामिन, जिसमें आ जाते हैं आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी और पी। हमने घुलनशीलता के आधार पर अलग अलग विटामिन देखे थे। जल विलेय विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, कौन कौन से हैं देख लें, लिख दूं एक बार सामने। बी कॉम्प्लेक्स, इसमें वो सारे आ जाएंगे बी ग्रुप के। विटामिन सी, एवं विटामिन पी। चलने बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बी कॉम्प्लेक्स, और उसमें भी सबसे पहला आ जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 सबसे पहले आ जाएगा। अब देखो, ये जो बी कॉम्प्लेक्स वाले अक्सर कंफ्यूज करते हैं कईयों को, ठीक है। अरे भाई, ये सुंदरता वंदरता सब लास्ट में अपन ने बता दिया था ना, ठीक है ना, खोजकर्ता वगैरह इनके नाम अपन ने लिखे हैं, ठीक है। वसा में घुलने का मतलब क्या है कि देखो, पानी में डालोगे तो वो घुलेगा नहीं। वसा यानी तेल या किसी पेट्रोल, ईथर, बेंजीन में डाल दोगे उसमें घुल जाता है, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स का रासायनिक नाम नहीं है। बी कॉम्प्लेक्स में जो अलग अलग विटामिन आएंगे, अब जैसे B1 आएगा थायमीन, B2 आएगा राइबोफ्लेविन, ऐसे इनके नाम अब आएंगे, ठीक है। तो आगे बात करें तो विटामिनों के खोजकर्ता अपन ने बात की थी ना, खोज लियोनिन ने की, ठीक है। तो विटामिन पी भी लिख देंगे, ठीक है, विटामिन पी भी आ जाएगा। चलें आगे बात करें। विटामिन B1 की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले अन्य नाम, अब देख लो इनके नाम आ रहे हैं ना। सबसे पहले इसका नाम आ जाएगा थायामीन। ये थायामीन है।
एक होता है थायमीन, साइड में बता रहा हूं ध्यान रखना, एक होता है थायमीन। दोनों में अंतर क्या है देख लो। ये थायमीन तो पाया जाता है, नाइट्रोजनिक क्षार होता है जो डीएनए में पाया जाता है, और ये क्या है, थायामीन है। ये थायामीन किस में पाया जाता है, ये थायामीन किसका नाम है, विटामिन बी1 का। थायमीन ये तो पाया जाता है डीएनए में, उधर लिखा है जो, जबकि थायामीन क्या है, ये विटामिन बी1 का अन्य नाम है, थायामीन। और देखें विटामिन बी1, इसके कार्य की बात करें, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे जब विटामिन स्टार्ट किया था अपन ने कल, उससे पहले मैंने लिखवाया था विटामिन बी1, बी6 और बी12, ये तंत्रिका तंत्र की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी हो जाती है तो तंत्रिका तंत्र का विकास नहीं हो पाता है, और ऐसे में हम देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक रोग होता है जिसे कहते हैं न्यूराइटिस कहते हैं। अब शब्दों को देखो, कई बार तोड़कर अगर देखें तो न्यूराइटिस का मतलब पता चल जाएगा, तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक कमी से यहां पर लिख देंगे, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, न्यूराइटिस। देखते हैं क्या होता है। आवश्यक। अब देखो तंत्रिका तंत्र में अगर कोई भी कमी आ गई या किसी भी प्रकार का अगर जैसे इन्फेक्शन या कोई भी संक्रमण हो गया तो उसके लिए हम एक शब्द क्या यूज करते हैं, न्यूराइटिस। इसको तोड़कर देखो शब्द को, न्यूरो प्लस आइटिस दिखाई देगा। भाई हम बिल्कुल एग्जैक्टली हिंदी वाला संधि विच्छेद नहीं कर रहे, लेकिन इस वर्ड को तोड़कर देखो, न्यूरो प्लस आइटिस। ये न्यूरो शब्द किससे आया है, तंत्रिका तंत्र से, और पीछे क्या आ गया, आइटिस। ठीक है, तो आइटिस किसी भी अंग में संक्रमण है, सूजन है और दर्द है, वहां पर लगा देते हैं आइटिस। जैसे आंखों में एक संरचना होती है कंजक्टिवा, अगर वहां संक्रमण हो गया तो कह दिया कंजक्टिवाइटिस। पैरोटिड ग्रंथि गले में होती है, इसमें इंफेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, सूजन आ गई, पैरोटाइटिस कह देते। सॉरी, ये पैरोटिड ग्रंथि तो यहाँ थायराइड में थायराइडाइटिस हो जाएगा, पैरोटिड ग्रंथि तो लार ग्रंथि, सॉरी। तो पैरोटिड ग्रंथि में इंफेक्शन हो गया, पैरोटाइटिस कहलाएगा। थायराइड ग्रंथि में इंफेक्शन हो गया, थायराइडाइटिस कहलाएगा। लीवर में इंफेक्शन हो गया, पीछे आइटिस लगा दो, हिपेटाइटिस हो जाएगा। तो न्यूराइटिस का मतलब तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का संक्रमण है। तो एक तो तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक, दूसरा देखना इसका कार्य, विटामिन बी3 के निर्माण में सहायक। विटामिन बी3 के निर्माण में सहायक कौन होता है, ये विटामिन बी1 होता है। बी1 का और कार्य देखें तो उपापचयी क्रियाओं में सहायक। में सहायक, ये अलग अलग काम किए। ध्यान रखना, विटामिन बी3 का निर्माण करने में ये सहायता करता है। ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल से विटामिन बी3 का निर्माण करने में ये सहायता करता है। ठीक है, अब इसकी कमी हो जाती है तो बी1 की कमी से हो जाता है रोग बेरी बेरी। तो चूंकि ये विटामिन बी1 क्या कर रहा है, बेरी बेरी रोग होने से रोकता है, इसलिए इसका एक और नाम लिख सकते हैं क्या, एंटी बेरी बेरी। एंटी बेरी बेरी विटामिन हो गया। ठीक है, आगे बात करें कार्य के बाद, इसकी कमी से देख लेते हैं, कमी से क्या हो रहा है। जो भी अपन ने एक रोग तो लिखा ही है, बेरी बेरी रोग। और देखिए न्यूराइटिस जो आपको अभी मैंने लिखवाया भी था पहले,
न्यूराइटिस, और एक और नया नाम बता रहा हूँ, काफ़ी कम इसके बारे में बताया जाता है, वेरिनेक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। अत्यधिक शराब का सेवन जो करते हैं व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, उनमें अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो आसानी से ये वेरिनेक कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाता है उनमें। किनमें? जो अल्कोहल का सेवन करते हैं। लिख देता हूँ कि इसमें होगा क्या, अल्कोहल का सेवन, भाई अल्कोहल भी पी रहा है, शराब भी पी रहा है, और साथ साथ B1 की कमी भी हो गई, तो वेरिनेक कोर्साकॉफ सिंड्रोम ये B1 की कमी से अल्कोहल पीने वाले व्यक्तियों में दिखाई देता है। आगे कमी से देख लिया, फिर इसके स्रोत भी देख लेते हैं। स्रोत में आ जाते हैं साबुत अनाज, अंडा, मछली, अंकुरित अनाज। साबुत अनाज क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया। जर्मिनेटिंग सीरियल्स, ये तो गए अंकुरित अनाज, और साबुत अनाज होल ग्रेन्स। जैसे अगर धान के या चावल के दानों की पॉलिशिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी आउटर सरफेस जो होती है, जिसमें पोषक पदार्थ होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो हट जाती है। इसलिए ऐसे साबुत अनाज की बात की है, होल ग्रेन्स। आप आजकल कई बार जो मार्केट में आटा आता है, जैसे आशीर्वाद या लक्ष्मी भोग, अलग अलग आते हैं, तो उनमें एक तो होता है गेहूं का आटा, और एक में लिखा हुआ रहता है होल ग्रेन गेहूं का आटा। यानी होल ग्रेन गेहूं का आटा कहने का मतलब क्या है कि उसमें पौष्टिक पदार्थ या विटामिन्स अतिरिक्त पाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और शब्द चलता है आजकल, फोर्टिफाइड आटा या फोर्टिफाइड कुछ भी प्रकार का भोज्य पदार्थ। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? जो सरकारी योजनाओं में कई बार ऐसे फोर्टिफाइड खाद्यान्न दिए जाते हैं, फोर्टिफाइड का मतलब होता है उनमें हमने पोषक पदार्थ अलग से मिलाए हैं, उनमें हमने खनिज लवण अलग से मिलाए हैं, ऐड किए हैं, वो कहलाते हैं फोर्टिफाइड। ठीक है। खैर, यहाँ पर आगे हमने देखा कि इसके स्रोत देखिए, विटामिन B1 की बात की, फिर आगे 3 विटामिन आ रहे हैं, सुनना, B2, B3 और B5। तीनों के तीनों विटामिन श्वसन में सहायक है, रेस्पिरेशन में सहायक है। श्वसन की क्रिया के दौरान कई एंजाइम्स, कई पदार्थों का निर्माण करने में ये विटामिन B2, B3 और B5 सहायता करते हैं। विटामिन B2, B3, अच्छा, बेरी रोग में सुनना, बेरी रोग में क्या होता है, व्यक्ति को भूख कम लगती है। भूख कम लगने का कारण क्या था? क्योंकि उसकी उपापचयी क्रियाएं सही नहीं हो रही, धीरे धीरे वजन, शरीर का वजन कम होने लगता है। क्योंकि B1 क्या कर रहा था? उपापचयी क्रिया। भाई आप खा रहे हो, पी रहे हो, उसका पाचन हो रहा है ढंग से, ऊर्जा मिल रही है, यानी सब कुछ सही चल रहा है। अगर ये उपापचयी क्रिया ढंग से नहीं हुई तो अब आपको खाना खाने का मन ही नहीं करेगा, भूख ही नहीं लगती है। ठीक है, तो बेरी रोग आ गया। अब आगे बात करते हैं विटामिन B2, B3 और B5। बी कॉम्प्लेक्स के B1 के बाद बात कर रहा हूं, विटामिन B2, B3 और B5, B2, 3, 5। क्योंकि देखो, ये इन तीनों का ही काम श्वसन में एंजाइम के रूप में या एंजाइमों का निर्माण करने में सहायता करते, एक जैसा ही लगभग काम है, इसलिए इनको एक साथ पढ़ा रहा हूं। देखिए, पढ़ना तो वो सब कुछ है जो इसमें
बाकी सब में भी पढ़ा, इनके अन्य नाम देखते हैं सबसे पहले। इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, या इसे पीला विटामिन, पीला एंजाइम या पीला विटामिन भी कहते हैं, या इसे लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं, या इसे विटामिन जी भी कहते हैं। अलग अलग नाम इसके। B3 की बात करूं तो B3 का नाम नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक एसिड, और B5 की बात करें इसका हो जाएगा पेंटाथिनिक एसिड, पेंटाथिनिक अम्ल या एसिड। कई बार आपको अलग अलग बुक्स में ये चेंज किया हुआ रहता है। B3 को तो कह देते हैं वो पेंटाथिनिक अम्ल, और B5 को क्या कह देते हैं, नियासिन। सही क्या, ये ध्यान रखना, B3 नियासिन, B3 या नियासिन को ही निकोटिनिक एसिड कहते हैं, B5 पेंटाथिनिक, पेंटा 5। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कई बुक्स में मैं खुद भी देखता हूं ये B5 को नियासिन कह रखा है, गलत है वो। B5 क्या होता है, पेंटाथिनिक एसिड। ठीक है, आगे बात करें, लिख सकते हैं यहां पर कि ये तीनों विटामिन श्वसन, रेस्पिरेशन, सहायक, श्वसन में सहायक होते हैं। और श्वसन चूंकि उपापचयी क्रिया का ही भाग है तो एक और कार्य हो जाएगा कि तीनों विटामिन उपापचय मेटाबॉलिज्म में भी सहायक, उपापचय या मेटाबॉलिज्म में भी सहायक होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फिर। हाँ, जनरल साइंस में आपके तीनों ही आते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों ही पढ़ने अपने को। ठीक है, केवल बायो ही थोड़ी पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिलेबस की टेंशन आप ना करें। ठीक है, सिलेबस की टेंशन हम करते हैं, आप ना करें। चले आगे बात करते हैं। इसमें हमने अलग अलग विटामिनों के नाम देखे और इनके कार्य देख लिए। स्रोत इनके लगभग सभी के समान होते हैं, जैसे दूध, अंडा, यीस्ट, या हम बात करें दूध के डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग, जैसे अपन बात करें मक्खन या चीज़ वगैरह की बात करें, इनमें भी ये तीनों विटामिन, तो इन तीनों विटामिनों को साथ पढ़ने का एक कारण था क्योंकि इनके स्रोत जो होते हैं लगभग एक समान होते हैं, इनके कार्य लगभग एक समान होते हैं। हाँ, नाम अलग अलग हैं, वो अपन ने बात किया। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि सर सिलेबस कब होगा, ऐसे सिलेबस होने की टेंशन हमारी है, और फिर ये होता है कि फिर बहुत ज़्यादा तेज चलेंगे तो पता चलेगा कि सर फिर हमारे तो कई जने अनकंफर्टेबल हो जाते। एक टाइम से हो जाएगा ये, भाई आपको कहा है जितना टाइम पर हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस की आप टेंशन ना लें। आगे बात करें, देखो सोयाबीन की अधिक सेवन से नपुंसकता, ऐसे कोई नपुंसकता नहीं आती, बट ये है कि कई बार सप्रेशन हो जाता है युग्मकों का विकास, बाकी और कुछ नहीं, स्थायी नपुंसकता नहीं आती है। ठीक है, यीस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय, जैसे फफूंद वगैरह होते हैं ना, कवक वगैरह, तो यीस्ट किस में आता है, कवक में आता है, फफूंद में आता है। ठीक है,
चले आगे बात करें, चीज़ क्या होता है। अब भाई चीज़ वो होता है आपके जो आजकल पिज़्ज़ा वगैरह खाते हो ना, पिज़्ज़ा के ऊपर वो आता है ना कि चीज़ की टॉपिंग लगानी है, चीज़, वो होता है चीज़। ठीक है, भर भर के खाते हैं, ये तो सोचते नहीं कि वापस क्या काम करेंगे, वापस कितना काम करना है, बस चीज़ चेपते रहते हैं। चलें आगे बात करें। इसलिए कभी भी आप ये मत सोचना अच्छा बाल क्यों झड़ते हैं। अभी देखो विटामिन बी की कमी से बालों का भी झड़ना बताऊंगा। बाल क्यों झड़ते हैं, कई बार क्या होता है लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम पूछने लग जाते हैं कि सर मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्या करूं मैं, क्या लूं क्या नहीं लूं। ठीक है, टॉपिक नहीं छूटेगा कोई भी। ठीक है, चलें आगे बात करें। चलें आगे बात करते हैं। अब देखो इन विटामिन B2, B3 और B5 की कमी से रोग भी तो होते। कौन कौन से रोग होते वो भी बता देता हूं, देख लो। लिख लेते हैं। विटामिन सबसे पहले B2 की बात करते हैं। B2 की कमी, B2 की कमी से 3 प्रकार के रोग होते, किलोसिस, ग्लोसाइटिस और केरेटाइटिस। तीनों रोग सभी को जिंदगी में कभी ना कभी हुए होते, तीनों में से कोई एक तो हुआ ही होता है। किलोसिस क्या है ये बता देता हूं। देखो कई बार हम देखते हैं जैसे ही अब गर्मी का सीजन खत्म होगा, बारिश का भी चला जाएगा, सर्दियां स्टार्ट होती है, तो कईयों में देखते हैं या होठ के जो किनारे होते हैं फटने लगते हैं। होठ के किनारे बिल्कुल जहां पर ये मुंह खुलता है ना, जहां दोनों ऊपर और नीचे वाला होठ मिलता है जिस कोने पर, वहां पर दरारें सी आ जाती है जिसे किलोसिस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया किलोसिस। फिर आता है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस में क्या होता है ध्यान देना, जीभ पर या मुंह में हम देखते हैं जीभ या अंदर गालों के अंदर की त्वचा जो होती है लाल पड़ जाती है, छोटे 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 छाले हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, तेज जलन होती है। थोड़ा सा भी अगर कुछ नमकीन या तीखा खा लो बहुत तेज जलन होती है। छाले हम देखते हैं ना मुंह में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक बड़ा सा वाइट वाइट सा दिखता है, अकेला होता है अंदर की तरफ, लेकिन कई बार क्या होता है पूरी जीभ ही लाल लाल सी पड़ जाती है, पूरी जीभ पर ही वो छोटे छोटे लाल लाल दाने दिखाई देते, यही क्या होता है ग्लोसाइटिस। और केरेटाइटिस जब हम देखते हैं हमारे स्किन में गालों की त्वचा में जब केराटिन का जमाव ज़्यादा हो जाता है, गाल फटने लगते हैं, गाल कठोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जब ऐसा देखते हैं। ठीक है, तो B2 की कमी से जो हो रहा है उसको लिख लेते हैं। होठों का फटना, होठों का फटना, लिप्स क्रैकिंग, ग्लोसाइटिस, ग्लोसा कहते हैं जीभ को कहते हैं। ठीक है, और आइटिस लग गया पीछे, यहां पर भी देख लो आइटिस लग गया, यानी जीभ में कोई ना कोई इस प्रकार का किसी पोषण की या किसी संक्रमण की वजह से जीभ में इस तरह का संक्रमण हो रहा है, लिख देंगे। जीभ पर छाले, ब्लिस्टर्स होना। और केरेटाइटिस की बात करें तो गालों में या गालों का शुष्क होकर फटना, गालों का शुष्क होकर फटना, ये क्या कहलाएगा केरेटाइटिस। B2 की कमी वाले रोग देख लिए, एक साथ पढ़ रहे हैं अपन इनको। B3 की बात कर लेते हैं। देखो विटामिन B3 की कमी से विटामिन B3 की कमी हो गई तो इसमें क्या देखेंगे, देखना विटामिन B3 की कमी से हो जाता है पेलाग्रा हो जाता है। पेलाग्रा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेलाग्रा में क्या होता है, ये हमारे हाथों की स्किन से, जो हाथों की हथेलियाँ होती है यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारी जो स्किन होती है वहाँ पर उसके सफ़ेद सफ़ेद सा धब्बा बनने लगता है।
यानी कई छोटे छोटे वाइट वाइट धब्बे बनने लगते हैं। और फिर अब क्या होगा, ये धब्बे आकार में बड़े होने लगते हैं, त्वचा में संक्रमण हो गया, डर्मेटाइटिस कहते हैं इसे। और अभी भी आपने इलाज नहीं किया, अभी भी B3 की कमी है, फिर ये डर्मेटाइटिस के बाद हो जाता है डायरिया। डायरिया यानी उल्टी दस्त लगना। और उसके बाद फिर धीरे धीरे व्यक्ति की याददाश्त खोने लगती है, डिमेंशिया कहते हैं जिसे। और लास्ट में हो जाती है डेथ। 4 D आए हैं। पहला D त्वचा में संक्रमण डर्मेटाइटिस, दूसरा डायरिया उल्टी दस्त, तीसरा डिमेंशिया याददाश्त खो गई और चौथा डेथ। ठीक है, ये 4D सिंड्रोम। पेलेग्रा, ठीक है, विटामिन B3 की कमी, पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से। इस पेलेग्रा रोग में क्या होता है, त्वचा पर सफेद दाग, और वो भी कहां पर, हथेलियों में, हथेलियों या पाम में। और जिसे नाम क्या दे देते हैं, देखो त्वचा में शुरुआत हुई है, क्या कह देते हैं इसे, डर्मेटाइटिस। ये डर्मेटाइटिस आगे भी बताऊंगा, B6 की कमी से भी डर्मेटाइटिस होगा, B7 की कमी से भी होता है डर्मेटाइटिस, वहां पर भी अपन लिखेंगे। ठीक है, तो इनके आगे बात करें, स्रोत सबके एक साथ लिखवा दूंगा, स्रोत भी। ये पेलेग्रा प्रिवेंटिंग, पेलेग्रा से बचाना है, B3 लो। डर्मेटाइटिस के बाद डायरिया, डिमेंशिया यानी याददाश्त खोना, याददाश्त में कमी, ठीक है। लास्ट में अभी भी नहीं लोगे तो हो सकता है कई बार ये इतना सीवियर हो जाता है, इतना घातक हो जाता है, डेथ भी हो सकती है। तो वहीं से आया 4D, देखो D से डर्मेटाइटिस, D से डायरिया, D से डिमेंशिया और चौथा D हो जाएगा डेथ। इसलिए इसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। किसे, पेलेग्रा को। कहाँ से शुरुआत हुई, हाथों की हथेलियों से सफ़ेद पड़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये संक्रमण बढ़ा विटामिन B3 की कमी से। आगे बात करते हैं विटामिन B3 के बाद B5। अब जो किनके बाल बाल टूट रहे हैं वो ये यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा। विटामिन B5 की कमी, इसकी कमी से एक तो बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है, पैरों में जलन रहना, एक तो होता है पैरों में दर्द। और कई बार हमारे घर में हम देखते हैं, हमारे जो थोड़े से एजेड पर्सन होते हैं, 40, 45, 50 के बाद के, वो कई बार लोग शिकायत क्या करते हैं कि मेरे पैरों की जो तले हैं, तलवों में जलन रहती है। वो जलन रहने का कारण ये विटामिन की कमी हो सकती है, जिसे बर्निंग फीट सिंड्रोम कहते हैं। पैरों में जलन सी रहती है, ऐसे लगता है, फील होता है कि पैर मेरे बहुत गर्म हो रहे हैं, वो तलवे वाले भाग। ठीक है, तो आगे बात करें बर्निंग फीट सिंड्रोम। और देखिए इसमें फिर बालों का झड़ना इसमें देखते हैं। हालांकि ये आपकी कोई समस्याओं के निराकरण के लिए कोई यहाँ चिकित्सा कैंप नहीं चल रहा, बालों का झड़ना वगैरह व कई कारण दूसरे भी हो सकते हैं, ये विटामिन की कमी से भी हो जाता है। और स्रोत देख लेते हैं सबसे लास्ट में, स्रोत तीनों के आ जाएंगे। B2, B3 और B5। दूध, पनीर, अंडे, यीस्ट। यीस्ट एक प्रकार का मैंने बताया भी था आपको अभी, कवक होता है जो ब्रेड वगैरह बनाने में, ठीक है, बेकरी वगैरह में या केक वगैरह बनाने में इस यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। खाद्य यानी एडिबल कवक है, खा सकते हैं इसको। सारी कवक नुकसान करे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यीस्ट, कवक। और देखिए
हरी सब्जियां यकृत, लीवर आदि। विटामिन B2, B3 और B5 की हमने बात की एक साथ, क्योंकि उनके कार्य, उनके स्रोत और इनके प्रकृति लगभग एक जैसी थी, एक साथ पढ़ा हमने इनको। विटामिन B2, 3, 5 के बाद आगे आएगा विटामिन B6। B6 बोले तो अगला विटामिन विटामिन B6 अन्य नाम पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। इसके कार्य की बात करें, प्रोटीन के उपापचय में सहायक, कार्य देख लिया। आगे बात करते हैं, इसके कमी की बात कर लेते हैं। इसकी कमी से भी हम देखते हैं शरीर का वजन कम रहना, और इसकी कमी से भी बाल झड़ते हैं, बालों का झड़ना। और लास्ट में देख लेते हैं इसके स्रोत। अब जो इनके स्रोत की बात करें, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन मांस, अंडा, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, अब कईयों के दिमाग में आता है सर पत्तेदार सब्जियां, पत्तियों में तो सेलुलोज होता है और सेलुलोज का तो हमें पाचन नहीं होता, फिर क्या? तो एक बात ऐसा सोचें, आज तक अपन ने पत्तेदार सब्जियां खाई नहीं, क्या खाई है? पाचन तो हुआ है। क्यों? ध्यान रखना, कच्ची पत्तियां थोड़ी खा रहे हो, जो धनिया है कच्चा ही थोड़ी खा रहे हो। ऐसे थोड़ी है कि कच्चा ही धनिया खा गए। जब सब्जी में डालते हो, उबालते हो, गर्म होता है, तो गर्म करने के दौरान उसके सेलुलोज के अधिकांश भाग का पाचन वहीं पर हो गया। यही तो फर्क है कि हम सोच तो लेते हैं सर कि ऐसे तो भाई तर्क लगा लेते हैं क्या कि सर हम तो सेलुलोज पाचन होता नहीं हमारे शरीर में और इनमें तो सेलुलोज होता है, फिर क्या होगा? तो अरे भाई, जब आप खाना ऐसे ऐसे भाई वहाँ खेत में जाकर चढ़ते थोड़ी हो आप, ऐसे थोड़ी है कि पत्तियाँ उठा उठा के खा रहे हो, ऐसे तो नहीं करते। उबाल कर खाते हो, सब्जी में डाल कर खाते हो, तो वहाँ पर आपने इतना तापमान किया, ज़्यादातर भाग तो उसका वहीं पर डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, तो देखें ये मांस, अंडा, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये विटामिन B6 की बात की। आगे बात करते हैं B7। विटामिन B7 अन्य नाम बायोटीन, विटामिन H, ये विटामिन B7 के ही अन्य नाम हैं। इसके बाद देखें अन्य नाम के बाद इसके कार्य। तो इससे पहले B6 पायरिडॉक्सिन तो क्या था? केवल पायरिडॉक्सिन तो केवल प्रोटीन का उपापचय कर रहा था। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों के, कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन तीनों के उपापचय मेटाबॉलिज्म से संबंधित
कमी देखें इसकी कमी से भी त्वचा में संक्रमण डर्मेटाइटिस होता है, इसकी कमी से भी डर्मेटाइटिस। त्वचा में संक्रमण। और स्रोत की बात कर लेते हैं। दूध, अंडा, पनीर, फल एवं इसकी बात करें तो ये मछली में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है B7। विटामिन B7 या बायोटीन, विटामिन H भी कहते हैं, ठीक है। स्रोत भी लिख रहे हैं अपन साथ साथ। आगे बात करें विटामिन B7 के बाद आता है विटामिन B9, ठीक है। अगला विटामिन आ जाएगा विटामिन B9। अन्य नाम देखना इसके। कई बार जैसे मुंह में छाले वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, कहते हैं फॉलिक एसिड की गोली ले लो, तो उसमें ये विटामिन B9 ये फॉलेसिन या फॉलिक अम्ल या इसे विटामिन M भी कहते हैं, B9। अन्य नाम देख लिया, आगे देखें स्रोत, सोर्सेज। चलो पहले इसके कार्य देख लेते हैं। विटामिन B9 हमारे शरीर में आरबीसी की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। आरबीसी के निर्माण में B9 सहायक होता है। इसकी कमी हो जाती है तो B9 की कमी से हमारे शरीर में आरबीसी की भी कमी हो सकती है, तो आरबीसी की कमी एनीमिया। और यहाँ पर क्या होगा, आरबीसी का परिपक्व नहीं होगा। यानी आरबीसी की अगर मैं बात करूं ना, अपन क्या पढ़ते हैं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, सही बात है, लेकिन परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। अपरिपक्व इमैच्योर आरबीसी की बात करूं, उसमें केंद्रक होता है, वो बड़े आकार की होती है। तो यही होता है इसकी कमी से। इसकी कमी B9 की कमी से आरबीसी अपरिपक्व रह जाती है, आकार में बड़ी दिखाई देती है। तो आरबीसी की संख्या तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन परिपक्व आरबीसी की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मैच्योर आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है। तो लिखते हैं इसका कार्य कि आरबीसी के परिपक्वन, मैच्यूरेशन, में सहायक। कमी देखें, कमी तो आरबीसी अपरिपक्व अवस्था में रह जाएगी, लिख सकते हैं अपरिपक्व, इमैच्योर आरबीसी की अधिकता ये आरबीसी आकार में भी बड़ी। और इस कंडीशन को अपन कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B9 की बात की, अब इसके स्रोत की भी बात कर लेते हैं। इसके स्रोत में आ जाता है यीस्ट, साबुत अनाज पढ़ चुके हैं अपन, होल ग्रेन्स, ठीक है। विटामिन B9 की हमने बात की,
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ध्यान रखना, अपरिपक्व आरबीसी, बड़े आकार के आरबीसी ज़्यादा दिखाई देती हैं। ये आरबीसी के परिपक्वन की क्रिया नहीं हो पाती है। विटामिन B9, फोलेसिन, फॉलिक अम्ल या विटामिन M भी कहते हैं। अब कमी हो गई तो मैंने अभी जैसे बताया था, मुंह में छाले हो जाना। मुंह में छाले होने के कई कारण होते हैं, उनमें से एक कारण ये भी है। तो ये विटामिन B9 या ऐसे कह सकते हैं फॉलिक अम्ल की टैबलेट्स आती हैं, वो ले लो, ठीक हो जाते हैं। विटामिन B9 के बाद आगे बात करते हैं विटामिन B12। लास्ट विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स का, जिसके नाम पर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, साइनेकोबाल्मिन। अन्य नाम क्या हो जाएगा? साइनेकोबाल्मिन। इसके नाम को तोड़कर देखो तो इसमें हमें एक तत्व दिखाई देता है, कोबाल्ट। तो वाकई में इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, लिख सकते हैं इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है। अन्य नाम के बाद कार्य देखें, इसके खूब सारे कार्य हैं। एक तो सबसे पहला ही कार्य आरबीसी निर्माण में सहायक, आरबीसी निर्माण, आरबीसी सिंथेसिस में सहायक है। हाँ वेरी गुड, कहीं उन्होंने लिखा है ना साइनेकोबाल्मिन, ठीक है। ईस्ट बताया था, कवक होता है, ब्रेड वगैरह बनाने में या जो बेकरी इंडस्ट्री होती है उसमें ईस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतना क्यों रो रहे हो भाई कि भाई कोर्स, अरे कोर्स जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है, ये है कि कोर्स होगा कि नहीं। कोर्स की टेंशन आपसे ज़्यादा हमें रहती है, ठीक है। इसलिए कोर्स की बात ना करें, कोर्स जब बोल दिया कि हो जाएगा तो ठीक है, बट फिर भी कोई बात नहीं, चाहे तो रो सकते हैं। आरबीसी निर्माण, विटामिन B12 का काम, और ये विटामिन B12 डीएनए निर्माण में भी सहायक। चलें कार्य के बाद देखते हैं इसके कमी। तो कमी से हो जाता है परनीशियस एनीमिया। यहां पर अलग नाम आ रहा है, देखो, घातक या परनीशियस एनीमिया, जिसमें आरबीसी की परिपक्व छोड़ो, आरबीसी की ही कमी हो गई। तो घातक एनीमिया या इसे परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं। परनीशियस एनीमिया या घातक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अन्य नाम देख लिए, कार्य देख लिए, अब इसके स्रोत की बात कर लेते हैं। इसके स्रोत, शाकाहारी व्यक्तियों में अक्सर विटामिन B12 की कमी पाई जाती। क्वेश्चन आता है कि शाकाहारी व्यक्तियों में अक्सर विटामिन B12 की कमी पाई जाती, कारण क्या है? अब भाई वो शाकाहारी बोल दिया यानी वो शाकाहार करेगा, तो शाकाहार जो भोजन होता है उसमें अक्सर विटामिन B12 नहीं पाया जाता। तो फिर मन में आता है सर फिर हम क्या नॉनवेज खाएं? केवल विटामिन B12 के लिए नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है कि आप नॉनवेज खाएं। लेकिन अगर आप जैसे सब्जियां या फल खाते हैं, थोड़ा बहुत उनमें से भी मिल जाता है, कोबाल्ट वगैरह मिल जाता है, तो विटामिन B12 आपको पर्याप्त मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अक्सर हम देखते हैं जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं उनमें इसकी कमी पाई जाती है। स्पाइरुलिना नामक एक शैवाल होता है, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, भोज्य पदार्थ के रूप में प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत होता है। अंतरिक्ष यात्री जिसका प्रयोग करते हैं स्पाइरुलिना, उस स्पाइरुलिना में ये विटामिन B12 भर भर के पाया जाता है। लिखते हैं कि अंडा, मांस, यकृत और स्पाइरुलिना शैवाल ठीक है। इसकी बात अपन प्रोटीन पढ़ी थी जब अपन ने, तब भी की थी इसकी।
तो इसी के साथ आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो कंप्लीट हुए। इसके बाद आता है विटामिन सी। आगे आता है विटामिन सी। विटामिन सी बोले तो विटामिन सी का अन्य नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। और चूंकि ये स्कर्वी रोग होने से रोकता है, इसलिए इसे एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहते हैं। एंटी स्कर्वी विटामिन। और देखिए इसके कार्य में लिख सकते हैं, दांतों एवं मसूड़ों जम्स मसूड़े या जम्स की वृद्धि के लिए कॉमा एंटीबॉडी निर्माण। इसीलिए अभी कोरोना वाले पेशेंट जो होते हैं उनको विटामिन सी खूब दिया जाता है, विटामिन सी की टैबलेट दी जाती है ताकि जल्दी से जल्दी उनमें एंटीबॉडीज का निर्माण हो। ये विटामिन सी एंटीबॉडी का निर्माण। विटामिन सी। और बात करें इसके कार्य देख लिए, कमी से हम देखते हैं स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से संबंधित स्कर्वी रोग हो जाता है। कमी के बाद इसके स्रोत देखें, इसके स्रोत बहुत फेमस है, खट्टे पदार्थ जो होते हैं, खट्टे फल जैसे मौसमी और नींबू, संतरा, ऑरेंज, और देखिए आंवला, अमरूद में भी खूब होता है, गुआवा अमरूद या गुआवा, और मिर्ची में भी खूब होता है ये। मिर्ची में भी खूब विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके स्रोत देखे विटामिन सी। फिर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अभी एंटीबॉडी का निर्माण करता है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा भी है कि जो कोरोना के पेशेंट उनमें ये दिया जाता है विटामिन सी की टैबलेट्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी भी, अब लास्ट में आता है विटामिन पी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कईयों को कि सर विटामिन पी क्या होता है। तो विटामिन पी के लिए भी बस इतना ध्यान रख लो कि ये भी खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में। इसका अन्य नाम देखें तो इसका अन्य नाम हो जाता है हेस्पेरेडीन। हेस्पेरेडीन कहते हैं इसको। और ये रक्त नलिकाओं की जो ब्लड वेसल्स होती है जिसमें हमारा खून दौड़ता है, रक्त की नलियां, रक्त नलिकाओं की पारगम्यता, परमिएबिलिटी, एवं मजबूती के लिए आवश्यक विटामिन पी का ये भी ध्यान रखना। ये खट्टे पदार्थ जो विटामिन सी के सोर्स होते हैं ना, उनमें ये विटामिन पी भी पाया जाता है, ठीक है। हेस्पेरिडीन। और हमारी जो खाने वाने के फलों में, जैसे अपन ने बात की, खट्टे फलों में खूब मिलता है। हाँ, पी जो है वो कई बार जैसे बहुत लेसर नोन है, कम ही सुनते हैं विटामिन पी के बारे में। और फिर इनके बाद आ जाते हैं खनिज लवण। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन, वसा, विटामिन, अब इसके बाद आ जाते हैं खनिज लवण। खनिज लवण की बात करें तो खनिज लवण
मिनरल्स एंड सॉल्ट्स मिनरल्स एंड सॉल्ट्स दो प्रकार के दीर्घमात्रिक यानी जिनकी आवश्यकता थोड़ी ज्यादा होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोले तो इनकी आवश्यकता 0.1 ग्राम प्रतिदिन प्रत्येक तत्व का कम से कम ये 0.1 ग्राम डेली रिक्वायरमेंट होती है। दीर्घ मात्रिक के बाद अगर बात करें दूसरे हो जाएंगे सूक्ष्म मात्रिक बोल सकते हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये भी बोल देते हैं। इनकी आवश्यकता थोड़ी कम होती है 0.01 ग्राम प्रतिदिन प्रत्येक तत्व की। तो थोड़े से ये प्रत्येक तत्व हैं कौन कौन से माइक्रो और मैक्रो बोल देता हूँ, बाकी लिखवाऊंगा इनको कल नेक्स्ट क्लास में। रोग भी स्टार्ट करेंगे कल से ही। इसी के साथ आपका आहार एवं पोषण वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। है कौन कौन से बोल देता हूँ, लिख लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। जैसे बात करें दीर्घ मात्रिक की, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोरीन, क्लोराइड के आयन, क्लोराइड लवण के रूप में 7 तो होते हैं दीर्घ मात्रिक। और फिर 10 पढ़ेंगे हम ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व, इनकी भी बात करेंगे। जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, कई पदार्थ पढ़ेंगे, नाम लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में और बाकी बातें करेंगे। फिर स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक मानव रोग। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।